सो वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे बेटा आज कैपेसिटेंस। ओके, और इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा डाइइलेक्ट्रिक। वो जो हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था वहीं से रिलेटेड है, तो डाइइलेक्ट्रिक, ओके, या डाइइलेक्ट्रिक्स भी आप कह सकते हैं इसे। तो लिख लीजिएगा बेटा, आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीन्स दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इनमें अवेलेबल नहीं होता। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जरा सी कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है और इसमें मैं पहले रख रहा हूं एक कंडक्टर। ओके, सो दिस इज माय कंडक्टर। किसी भी रैंडम शेप का हो सकता है। तो ये मेरा कंडक्टर है, इसे मैंने यहां पे रख दिया है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं बेटा। कंडक्टर में क्या अवेलेबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हम इनको रखेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या था बेटा? कंडक्टर। इसमें हमारा क्या इंड्यूस हो जाएगा? चार्ज। ओके, और इस चार्ज की वजह से अब समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। आई एम कॉलिंग दिस फील्ड एज ई इंड्यूस्ड। क्लियर? अब आपके पास दो फील्ड हैं, एक है ई एक्सटर्नल और दूसरी है ई इंड्यूस्ड। So what is my E resultant? E resultant मेरी हो जाएगी बेटा E external प्लस E induced। और हमें पता है ये कंडक्टर के लिए कितनी हो जाती थी? 0। ठीक है, दिस इज फॉर कंडक्टर। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इस सारा का सारा चार्ज का जो रीअरेंजमेंट था वो किस लिए था? ताकि हमारे अंदर ई इनसाइड या ई रिजल्टेंट जिसे हम कहते थे वो कितनी हो जाए? 0। ओके, तो ये सबको क्लियर होगा। अब अगर मैं फिर से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लूं, ओके, ये मेरे पास फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अब की मैं इसमें प्लेस कर रहा हूं एक नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर आप कह सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग कह सकते हैं। ये समझ में आया? अब बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो होना क्या चाहिए था? आइडियली क्या होना चाहिए था? E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया बेटा? तो E रिजल्टेंट मेरी हो जाएगी किसके बराबर? जो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसके बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो E रिजल्टेंट का मतलब है बेटा E इनसाइड। हाँ जी, E inside is equal to E external। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होना
होना चाहिए था। कब? जब हमारे पास कैसी कंडीशन थी? आइडियल। ओके, अगर ये मेरा आइडियल इंसुलेटर होता, आइडियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता, तो ये सिचुएशन आ जाती। बट प्रैक्टिकली, अब मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, इसमें भी कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है, उतना नहीं जितना कंडक्टर में था, लेकिन कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो प्रैक्टिकली चार्ज इंड्यूस्ड इन non-conducting materials also. अब बेटा समझना क्या होगा, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो गया है, इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये अंदर वाली नहीं है, ये इंड्यूस हुई है। ओके, नाउ व्हाट इज ई रिजल्टेंट? प्रैक्टिकली E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस्ड, फिर से वही चीज, ठीक है। बट हाँ, यहां पर अगर आप देखें तो E रिजल्टेंट इज लेस देन E एक्सटर्नल, जीरो नहीं होगी बेटा। बट इतना कंफर्म है कि कुछ कम हो जाएगी। इसको आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी देख सकते हैं। ये मेरे पास क्या थी बेटा? ई एक्सटर्नल, में अंदर की बात आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई बेटा? इंड्यूस्ड। इन दोनों का सम ऑब्वियसली ई एक्सटर्नल से कुछ कम आएगा। इसको कलरफुल दिखा देते हैं थोड़ा सा, तो ये मेरी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ही रह जाएगी। ये रेड वाला कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको ओके, तो दिस change in electric field inside non-conducting material is due to two reasons. रीजन तो एक ही है, मतलब दो केसेस है। ओके, तो केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, वो है बेटा हमारे पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ओके, अब भाई ये पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो इसके बारे में लिख लीजिए। द मॉलिक्यूल्स which have permanent electric dipole moment, ऐसा आपने बेटा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस तरह के होते हैं जिनमें हमारे चार्ज थोड़े से शेयरिंग हो जाती है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज इक्वल है, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा? डाइपोल बन गया। तो हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे डाई इलेक्ट्रिक जिनमें मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? डाइपोल के फॉर्म में। क्लियर? तो जरा सी देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है और इसके मॉलिक्यूल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाऊंगा इस तरह से। एक यहां पे मैंने माइनस और प्लस दिखा। ओके, अच्छा, दूसरा का जरूरी नहीं कि अलाइनमेंट वैसे ही हो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। किसी
इस तरह से भी हो सकता है माइनस प्लस, ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकता है माइनस प्लस। ये बेटा आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे, मैंने अभी आपको केवल 4 या 5 दिखाए होंगे। क्लियर? अब इस मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूं, मैंने आपको ये यहां पे दिखा दिया, और ये बेटा रेड कलर की मैंने आपको दिखाई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज माय ई एक्सटर्नल। ये क्लियर है? अब जरा वो डायपोल का कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि जब डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था तो वो क्या करेगा? ये डायपोल है, ये क्या करना चाहेगा? ये डायपोल घूमना चाहेगा। हमने आपसे क्या कहा था? डायपोल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होना चाहता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या गैसेस है, तो इनका बिहेवियर अलग हो सकता है। सॉलिड में टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको सॉलिड मटेरियल ले रहे हैं तो ये इतना इजी नहीं होगा इसको अलाइन होना। बट जैसे जैसे आप अपनी ई एक्सटर्नल को इंक्रीज करेंगे, ये समझ में आ रहा है बेटा? तो देखिएगा क्या होगा, ये जो आपका मॉलिक्यूल आपको दिख रहे थे ना, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, तो ये वाला मॉलिक्यूल यहां इस वे में ना होके ये मॉलिक्यूल आपका इस तरह से अलाइन हो जाएगा। और भी आप देखेंगे तो ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं धीरे धीरे ये अलाइन होने लगेंगे। अभी मैंने उतनों की बात की जो मैंने आपको दिखाए थे, बट ऐसे सारे ही मॉलिक्यूल्स के साथ ये कंडीशन आने लगेगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कुछ समझ में आया बेटा? हाँ जी, ये देखिए, आप अगर देखेंगे इसको तो इसके एक एंड पर नेगेटिव और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो चुका है। समझिएगा बेटा, यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस एंड पर नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है आपको, और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये है वो क्या, क्यू इंड्यूस, किसमें? नॉन कंडक्टिंग, कौन से थे ये? पोलर मटेरियल्स या पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई होगी? इंड्यूस्ड। सो माय ई रिजल्टेंट इज ई एक्सटर्नल। प्लीज यहां पर बेटा ध्यान रखिएगा, जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखा है मैंने, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो नेट उनका सम आएगा, ओके। बट जब मैं इसे साइन के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो मैं इसको लिख दूंगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज ई इंड्यूस की डायरेक्शन, ई इंड्यूस की डायरेक्शन आप देख रहे हैं अपोजिट है बेटा, ये इधर है, और एक्सटर्नल फील्ड आई कैप डायरेक्शन में, ओके। तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो गई
होगी। क्यों कम हुई होगी? क्योंकि कुछ चार्ज इंड्यूस। बहुत अच्छी बात है बेटा। बट अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर सारे के सारे डाइइलेक्ट्रिक जरूरी तो नहीं कि पोलर हो, ठीक है? तो भाई अब बाकियों के लिए देख लेते हैं। तो हमारे पास है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो नोट कर लीजिए इसको, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आपके पास मॉलिक्यूल्स या एटम्स इस फॉर्म में होंगे कि उनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है? बायस्ड नहीं होंगे। जैसे NaCl में प्लस जो है पॉजिटिव चार्ज वो सोडियम सोडियम की ओर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्लोरीन की ओर चला जाएगा, ठीक है? तो ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा ले लेता हूं। भाई मेरे पास मान लीजिए ये प्लस ZE है, ठीक है? और मैं बाहर आपको दिखा देता हूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, पिंक कलर से मैं आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा देता हूं। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझ रहे हैं? ये वो रीजन है जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकता है, ठीक? ओके, मैं यहां पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा देता हूं। ये शेल होंगे यहाँ पे, ठीक है? तो 4 5 6 जितने भी आपके, वो सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पास होगी। ये हमने आपको दिखा दिया एक एटम। क्लियर? अब जरा सी बात करते हैं। मैं इस एटम को यहां से बहुत बड़ा करके दिखाया मैंने एटम। इतना बड़ा आपको एटम दिखेगा नहीं कभी। ओके, तो ये कहां से आ गया? चेक कर लेते हैं अगर ये हमारा आ गया तो। ओके, आ गया जी, ठीक है? तो अब ये नॉन पोलर एटम हमने ले लिया, या डाइइलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं। और इसमें हमने क्या किया बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा? हाँ, अब हम सब पढ़ चुके बेटा। देखिएगा क्या होगा, मैं कोशिश करता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो बेटा ये न्यूक्लियस क्या करना चाहेगा? ये थोड़ा सा चार्ज जो है ये आगे की ओर भागना चाहेगा और ये इस वे में यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी। अब जरा देखते हैं। और ये जो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहां से थोड़ा सा इनका कंसंट्रेशन इधर कम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो कम होंगे, बट उनकी प्रोबेबिलिटी इधर आने की ज्यादा हो जाएगी इस रेंज में। ये समझ में आ रहा है बेटा? तो मैं यहां पर आपको ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा कर देता हूं। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या फॉर्म हो गया? फिर से एक डाइपोल। तो अगेन हमारे पास यहां पर क्या बन गया बेटा? डाइपोल। तो ये थे तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, बट ये पोलर हो गए जब हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा। तो फिर से अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास क्या है? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। मैंने इसे किसमें रखा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज और इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेट में अगर आप देखेंगे तो E रिजल्टेंट मेरी फिर से क्या हो जाएगी? वेक्टर E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस्ड। E इंड्यूस की डायरेक्शन अपोजिट है। E रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है
वो आ जाएगा E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड। समझ में आ गया तो जल्दी से यस भेजिए, तो आगे बढ़े बेटा। ओके, तो अब बेटा क्योंकि फिजिक्स में ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिजिक्स में आपको हमेशा किसी चीज को क्वांटिफाई करना हो। ओके, तो अब आप क्या करते हैं देखते हैं जरा, कि आप यहां पर लिखते हैं E एक्सटर्नल बाय E रिजल्टेंट, और इसी को आपने डिफाइन किया K, जिसे आप कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जल्दी से नोट कर लो, याद है हमने वहां डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो ये एप्सिलॉन आर जो है, ये है आपकी एक्सटर्नल और रिजल्टेंट के बीच का रेशियो।